हम बच्चा जब पैदा होता है उसकी सोच को वहीं ख़त्म कर देते हैं। बच्चा शुरू में सवाल करता है, ये पंखा क्यों चल रहा है, आप ऐसे क्यों बैठे हैं, पैर 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 रख के क्यों बैठे हैं, आपने घड़ी क्यों बांध रखी है। अब जब उसका दूसरा सवाल आएगा तब उसे चुप कर देंगे। बहुत सारी घटनाएं हैं, करोसीन डाल के जबरदस्ती माँ बाप की अनुमति के बिना जो है रेप पीड़िता की हत्या की जाती है और उसके शव को जला दिया जाए। मैं ये नहीं कहता कि ये इसी सरकार में हो रहा, इसमें बहुत ज़्यादा हो रहा, हर सरकार में होता है जी। कमज़ोर परिवार की बच्ची के साथ कोई घटना घटती है तो लोग नज़रअंदाज कर दें। इस चीज़ पर लोग ध्यान देते हैं कि मेरे पार्टी का है अपराधी इसलिए नहीं हम बोल लेंगे, मेरी जाति का है इसलिए नहीं हम बोल लेंगे। जी। लड़की इज्जत है क्या? लड़के इज्जत नहीं है क्या? लड़का अगर कुछ गलत काम कर रहा है वो इज्जत खराब नहीं हो रही क्या? बिल्कुल नहीं हो हो रही रही। नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार और आज हम आपके बीच गुज्जर प्रगति मंच के माध्यम से जागो समाज बेटी का सवाल का एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे। मैं सबसे पहले आपका मेहमानों से परिचय करा देता हूं कि हमारे साथ कौन कौन मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ में गांव गोहांड से अनिरुद्ध जी हैं, जो कि पिछले बहुत समय से जो है गांव गोहांड चैनल के नाम से अपना एक नेटवर्क चला रहे हैं और वो हर प्रकार की समस्याओं को जो है सामने रखते हैं, सामाजिक समस्याएं भी और अन्य प्रकार की समस्याएं भी। हमारे साथ एडवोकेट ब्रह्मपाल जी हैं, जो कि कैराना में अभी अभ्यस्त हैं, कार्यरत हैं और वो भी समय समय पर जो है समाज की आवाज़ें उठाते रहते हैं और सामाजिक संगठनों में भी अपना सक्रियता रखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रश्मि सैनी जी, जो कि विजय लक्ष्मी कल्याण समिति से हैं, उसके अध्यक्ष हैं और महिलाओं के उत्थान के लिए काफ़ी समय से जो है कार्यरत हैं और वो भी अपने अलग अलग प्रकार के महिलाओं के उसमें कार्य करते रहते हैं। हमारे साथ में हैं एडवोकेट सना खान शबनम जी, हमारे साथ में है शबनम चौधरी, जो कि एडवोकेट हैं और वकालत के साथ साथ में महिला उत्थान के लिए भी ये कार्य करते रहते हैं। तो साथियों, हम प्रोग्राम को शुरू करने से पहले आपके समक्ष बेटी बचाओ बेटी जो योजना थी सरकार की, उसके कुछ मुख्य आंकड़े आपके समक्ष रखना चाहते हैं। आज के हमारे दो मुख्य बिंदु होंगे, एक बलात्कार और दूसरा दहेज। बलात्कार का पिछले 10 सालों का अगर हम आंकड़ा देखें तो पिछले 10 सालों में 3,24,441 केस दर्ज किए गए। ये NCBR की रिपोर्ट है। ये वो केस हैं जो कि दर्ज किए गए। बहुत सारे केस ऐसे हैं जो दर्ज नहीं होते हैं, वो समाज की कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं कि वो दर्ज नहीं हो पाते हैं या वो लोग जो है उनको दर्ज नहीं करा पाते हैं। उनकी अलग अलग प्रकार की समस्याएं होती हैं, सामाजिक समस्याएं होती हैं, पारिवारिक समस्याएं होती हैं, बहुत ऐसी सारी समस्याएं होती हैं जिसके ज़रिए वो नहीं हो पाता है। ऐसे ही कुल दहेज के अगर हम मामलों की बात करें पिछले 10 सालों में तो 70,000 के आसपास का ये आंकड़ा आता है कि 70,000 केस जो है दहेज के दर्ज होते हैं। तो अब आप सोचें कि हम कैसे देश में रह रहे हैं जहाँ पे हम विश्वगुरु बनने की बात कर रहे हों, जहाँ पे हमारा नारा हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। उस देश में अगर औसतन प्रतिदिन 90 केस बलात्कार के होते हों, औसतन 20 केस प्रतिदिन दहेज के होते हों, तो हम ऐसे किस स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि हमारी बेटियां जो है सुरक्षित हैं। तो आज इन्हीं विषयों पर हम अपने पैनल से वार्तालाप करेंगे और इन बातों को जानने के लिए कि इनकी मुख्य समस्याएं क्या हैं, समाज की समस्याएं क्या हैं, सरकार की समस्याएं क्या हैं और कानून भी इतनी सटीकता से उस पर क्यों कार्य नहीं कर पा रहा है। तो मैं शुरुआत करूँगा एडवोकेट ब्रह्मपाल जी से। तो ब्रह्मपाल जी, आपका क्या मानना है कि समाज में इतनी सरकार भी अपनी योजनाएं चला रही है, पिछले 10-12 सालों से अभी पिछली सरकारें भी चला रही थी, पर सरकार ने जो है मोदी सरकार जो आई, भाजपा सरकार आई, उसने एक नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जिसमें कि बहुत जोरदार तरीके से जो है सरकार उस पर काम भी किया। पर उसके बावजूद भी पिछले 10 साल का अगर हम आंकड़ा देखते हैं तो वो बड़ा अचंभित करने वाला आंकड़ा है और पिछले सालों से 20% वो बढ़ा हुआ नजर आता है। तो क्या आपको क्या इस समस्या ये लग रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है इतना कार्य होने के बावजूद भी? देखो, आपने अभी कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है सरकार ने। नारा देना किसी विषय पर
और उस चीज़ को यथार्थ में लागू करना, इन दोनों चीज़ों में ज़मीनी अंतर होता है। जब तक इस देश के अंदर किसी की भी सरकार बनती है, सरकार अगर अपनी पार्टी की प्रोग्रेस को ध्यान में रखकर कोई प्रोग्राम सेटल करती है या कोई ऐसा नारा चलाती है जो लोग लुभावन लगता है, तो वहाँ ये नज़र आता है कि सरकार की मंशा ये नहीं है कि वो समस्या का निदान करना चाहती है, बल्कि सरकार की मंशा ये है कि वो उस समस्या के बहाने उस पीड़ा को लोगों के सामने उठा के जो है भावुकता में उनका वोट लेकर जो है सरकार बनाना चाहती है। एक कारण तो इसका ये होता है। दूसरी चीज़ ये है कि इस देश में महिला को, आप नारी को देवी का दर्जा देते हैं, उसके सम्मान की बात करते हैं। तो अगर देश के प्रधानमंत्री या सरकार महसूस करती है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ देश के आज़ाद होने के इतने लंबे समय के बाद भी महसूस करते हैं, तो क्या आप समझते हैं कि यहाँ के सामाजिक दायरे में जहाँ हम लोग रोज़ रहते हैं वहाँ किस तरीके से महिलाओं का स्थान होगा? समाज को इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा। सरकारी योजनाएं इसमें जो है इतना कारगर सिद्ध नहीं होंगी जितना सामाजिक कार्य इसमें काम करेगा। आज ज़रूरत ऐसे संगठनों की है, जैसे रश्मि जी ने अपना संगठन चला रखा है, इधर पत्रकार महोदय अनिरुद्ध जी, आप और हम लोगों की जिम्मेदारी है कि सरकार के भरोसे ना रह के हम ऐसा माहौल और ऐसा प्रशिक्षण अपने परिवार को, अपने समाज को, आसपास के माहौल को दें जिससे समस्या का समाधान हो जाए। रही आंकड़ों की बात, नोट होने की बात, कितने मामले पंजीकृत हैं, कितने गैर पंजीकृत हैं, ये सरकारों के ऊपर डिपेंड करता है। आदेश कर देती है पुलिस थाने को कि ये मामले पंजीकृत मत करो, इससे जो है छवि खराब होती है। तो मेरा इस पे ये कहना है शॉर्ट में। तो लक्ष्मी जी, आप भी महिला उत्थान के लिए कार्य कर रही हैं और इतने समय, लंबे समय से जो है आप कार्यरत हैं, तो आपको समाज की कहाँ पे कमी लगती है? सरकार, चलो सरकार तो एक अलग पक्ष हो गया कि उस पर कार्य कर रही है, पर जब तक आम आदमी भी नहीं जागेगा तो तब तक भी इस समस्या का जो है समाधान नहीं होगा। तो कहाँ आखिर समाज भी इसमें चूक कर रहा है और अपनी बहन बेटियों को असुरक्षित महसूस जो हो रही हैं वो कब तक वो झेलेगा, और क्यों ऐसी समाज के अंदर अब तक सोच नहीं पैदा हो पाई? देखो जी, मुझे तो इसका मेन मुद्दा जो ये लगता है कि माँ बाप को, जो पेरेंट्स है, लड़की के माँ बाप को इस चीज़ के लिए जागरूक होना पड़ेगा। सबसे जो मेन होता है वो बेटी के माँ बाप हैं, सब कुछ उनके ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो चाहेंगे तो उनकी बेटी पढ़ेगी, वो चाहेंगे तो दहेज दिया जाएगा, वो चाहेंगे तो सब कुछ उनके चाहने से है। बेटी को वो इतना पढ़ाएं, इतना डिपेंड करें ना, जो दहेज वाली समस्या है कभी सामने ही ना आए, जो खुद अपने पैरों पर खड़ी होगी, खुद कमाएगी। हम सब पर दहेज की समस्या तो मुझे लगता है कि जितने ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं उतनी ज़्यादा दहेज की समस्या बढ़ती जा रही है। क्योंकि जितने मैं चीज़ें देखता हूँ और आप भी समाज के अंदर चीज़ें देखती हैं कि अगर लड़का ज़्यादा पढ़ा हुआ है, लड़की ज़्यादा पढ़ी हुई है, तो समस्या सबसे बड़ी आती है कि लड़की अगर ज़्यादा पढ़ी हुई है तो लड़का नहीं मिल पाता उसके बराबर का। अगर लड़का ज़्यादा पढ़ा हुआ है तो उसकी डिमांड इतनी है कि उसके बराबर का कोई खानदान या लड़की नहीं मिल पाती है कि उसको उतना दहेज दे पाए। तो पेरेंट्स, ऐसा होता है ना, माँ बाप हैं, उन्होंने अपनी लड़की को पढ़ा दिया, वो उसी लेवल का लड़का देखेंगे फिर उसके लिए। अगर वो नहीं मिल रहा है, अगर उस लेवल का लड़का उन्हें नहीं मिलता है, वो भी एक समस्या है उनके लिए। अगर वो लड़की पढ़े लिख के इतनी कामयाब हो गई कि वो वहाँ, फिर उसे उसी लेवल का लड़का चाहिए ना। तो आपका मानना यह है कि अगर इक्वलिटी हमें चाहिए, बिल्कुल, तो equality उसके लिए होनी दोनों चाहिए। तरफ से जो है हमें बराबर हिस्सेदारी चाहिए, कि लड़के की तरफ से भी और लड़के की तरफ से भी। तो अनिरुद्ध जी, मैं आपसे बताना चाहूँगा, आप पत्रकार भी हैं और पत्रकार होने के नाते जो है आप समाज के अंदर घूमते हैं और काफ़ी लोगों से जो है आप मिलते भी हैं। तो समाज की क्या आपने स्थिति लग रही है इस विषय में कि वो इस पर चिंतन करते हैं इस समस्याओं को मिटाने के लिए? क्योंकि बहन, हर घर में किसी की बेटी भी है, बहन भी है, और वही बहन कभी किसी की घरवाली भी बनती है, बहू बनती है। तो ये समस्याएं क्यों हैं? क्योंकि हर प्रकार से अगर हम देखें तो हर घर में ये समस्या है। मेरी बहन होगी तो वो किसी के घर में जाएगी तो बहू बनेगी, दूसरे की बहन मेरे घर में आएगी तो वो बहू बनेगी। तो समस्याओं का समाधान ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है, जबकि ये चारों तरफ घूम रही हैं चीज़ें? हैं तो समानता समाज के अंदर सारी चीज़ों में,
तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि नहीं समाज इसको सुधार कर रहा है? इन चीज़ों से पहले हमें समाज को समझना पड़ेगा, समाज क्या है। जैसे ही हम समाज को समझ लेंगे सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। हम समाज देखते हैं जाति के रूप में, जाति अलग है और समाज अलग है। समाज का मतलब है सम और आज, जहाँ सबको समान अधिकार हो। हमने महिलाओं को तुच्छ समझा है शुरू से ही आज तक, और जैसे जैसे हम 21वीं सदी के बाद अब 22वीं सदी में जाएंगे, उसके बाद भी हम पूरी दुनिया में आप महिलाओं को हमेशा से ही कमज़ोर समझा गया है, जबकि महिला ताकतवर है। ये पृथ्वी जिस पर हम रह रहे हैं ये ताकतवर है। अगर हमने बीज बो दिया तो 99% चांस है कि वो बाहर आएगा। हम महिला ही एक ऐसी है, अगर हमने पुरुष प्रधान देश बनाया, यानी कि हम पितृसत्तात्मक सोच के व्यक्ति हैं। जैसे ही हम मातृ शक्ति की तरफ जाते हैं तब हम जीना शुरू करते हैं, माँ जीना सिखाती है। तो सरकार ने तो वैसे भी अब जो है पुरुष प्रधान को तो पीछे हटा दिया है। वो अब किसी भी आप डॉक्यूमेंट में जाओ तो माता का नाम अनिवार्य कर दिया। तो सरकार तो और काम कर रही है, पर केवल दिखाने विचार के लिए क्यों नहीं बदल पा रहा? केवल दिखाने के लिए। बच्चा जब घर में परेशान होता है, कोई समस्या बच्चे के सामने आती है, वो सबसे पहले माँ को बताता है। बच्चे को फीस चाहिए माँ से बताएगा, बच्चे को कुछ और चाहिए, अगर बच्चे को लव मैरिज भी करनी है तो माँ से बताएगा पहले, डायरेक्ट बाप से नहीं बता सकता। हम बच्चा जब पैदा होता है उसकी सोच को वहीं ख़त्म कर देते हैं। बच्चा शुरू में सवाल करता है, ये पंखा क्यों चल रहा है, आप ऐसे क्यों बैठे हैं, पैर रख के क्यों बैठे हैं, आपने घड़ी क्यों बांध रखी है। अब जब उसका दूसरा सवाल आएगा तब उसे चुप कर देंगे, हट चल। उसके विचार वहीं से ख़त्म हो जाते हैं। वो यहाँ से जानना बंद कर देता है और मानना शुरू कर देता है। उससे बता दो भगवान है, वो मान लेगा। उससे बता दो भूत प्रेत हैं, छोटे छोटे बच्चों को बता देता है हाउ आ गया। अब हाउ कहाँ तो आता? आपका मानना है कि जो परिवार, जो एक बच्चे की पैदाइशी जंडी चलती है, उसको पाल पोषण होता है, वो सही प्रकार से जो है समाज नहीं दे पा रहा है। अगर वो देगा तो शायद ये समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। तो एडवोकेट साहब, मैं आप कहना चाहूँगा और मैं जानना चाहूँगा आपसे कि ये समस्याएं जो हैं दुपही हैं। हम एक ही वर्ग पे डाल देते हैं कभी कभी समस्याएं, कि सिर्फ लड़का वर्ग या पुरुष वर्ग ही जो है इसमें पूरा दोषी है। तो बहुत सारी घटनाएं, आप तो वकील हैं, आप बैठते भी हैं, आपने केस ऐसे देखे भी होंगे। बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं कि ज़बरदस्ती थोपी जाती हैं एक दूसरे पे। तो क्या ये चीज़ें प्रिपशन बनाने के लिए समाज में, जैसे कि दहेज की बहुत मुकदमे ऐसे हैं जो कि सही नहीं है, 10-10 साल बाद दहेज के मुकदमे हो रहे हैं, वो कितने सही हैं? तो उन पे आपका क्या विचार है कि ये समाज के अंदर ऐसी घटनाएं क्यों घट रही हैं और किस तरीके से फिर उनके मायके वाले भी और इधर ससुराल वाले भी इन सारी चीज़ों में विलुप्त हैं? देखो, हमारा मानना तो ये है कि समाज और सोसाइटी को सबसे पहले तो हमें अपनी समाज को और सोसाइटी को ही जागरूक करना होगा, ठीक है। और उसके बाद जो भी है, ये दहेज प्रताड़ना के जो भी मुकदमे आजकल ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है, आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। इनका केवल माता पिता का ही सहयोग ना होगा, बल्कि लड़कियों का भी या हमारी भी कमियां हैं जिन्हें हमें सुधारना होगा। और उसके बाद जो लड़के द्वारा लड़की के प्रति प्रताड़ना, ये लड़ाई दंगे करना, ये सब कुछ उन्हें भी सुधार में ही समझना होगा, सुधारा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई समस्या उनके बीच आ चुकी है उसको समझाया सुधारा नहीं जा सकता। तो दोनों के प्रति ऐसा जो कहा गया है या सुना गया है या जो भी मुकदमे दायर किए जा रहे हैं ये आजकल, तो दोनों के प्रति मेरा तो मानना है कि दोनों को ही समझौता समझना चाहिए। ससुराल पक्ष को भी देखना चाहिए और मायके वालों को भी देखना चाहिए, अगर समाज सोसाइटी को सही रखना है। तो एडवोकेट ब्रह्मपाल जी, मैं आप पे आना चाहूँगा कि जो दहेज की एक समस्या है, तो दहेज दोनों तरफ से है, देने वाला और एक लेने वाला पक्ष। देखो, सच बात तो ये है, जहाँ तक आप जानना चाह रहे हैं, दहेज क्या है। दहेज अपने आप में मैं नहीं मानता कि बहुत बड़ी बुराई है। दहेज को जबरन अगर हम लेने का प्रयास करते हैं सोसाइटी में, ये दर्शाने के लिए कि भाई मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ इसलिए मुझे बहुत बड़ा दहेज मिला, ये अपने आप में एक भयंकर चीज़ है, खतरनाक चीज़ है। कोई सक्षम परिवार है, वो बच्चों की सहायता करना चाहता है, आप उसे दहेज क्यों कह रहे भाई? उस आप कोऑपरेशन का नाम ले सकते हैं। उनके भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए अगर माँ बाप सहयोग करना चाहते हैं तो मैं इसे कोई बुराई नहीं मानता। ये बुराई इस तरीके से है
कि जैसे कोई चीज़ आपसे ज़बरदस्ती ली जाती है, और इसलिए लोगों ने अनुकरण करना शुरू कर दिया। अगर समाज के बड़े लोग दहेज रहित शादियाँ करना शुरू कर दें तो मैं समझता हूँ कि जब उनका चर्चा समाज में होगा, बैठ के लोग बात करेंगे कि भाई फला आदमी का लड़का जो है बहुत बढ़िया ओहदे पे है, वो IAS है, PCS है, PCS जे है, जो भी उसका बड़ा पोस्ट है, लेकिन उसने शादी जो है बिना दान दहेज के की है, तो समाज का जो उससे निचला तबका है वो उसको अनुकरणीय मानते हुए दहेज से जो है फिर गणना करेगा, उससे दूर हटेगा। जहाँ तक सरकार का संबंध है दहेज से, सरकारों का इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं होता। सरकार इस तरीके के जो लागू करती है, उस लागू करने के पीछे उनकी मंशा सिर्फ और सिर्फ अपना प्रचार होता है। वो ये बताते हैं कि पहले वाली पार्टी ने जो योजना चलाई थी वो बढ़िया नहीं थी, हम ये योजना चला रहे, ये अच्छी है। जबकि समाज को सुधारने के लिए अगर सरकार चाहे तो 24 घंटे के अंदर इतना बड़ा परिवर्तन कर सकती है सरकार कि समाज सुधारक उसको सैकड़ों साल में नहीं कर पाते। एक तरफ कोरोना जैसे काल में भी सरकार शराब की दुकान बंद नहीं करती, बाकी सारे उपभोग की जो चीज़ें हैं वो बंद हो जाती हैं। क्यों नहीं करती? अगर शराब के लाइसेंस जारी किए जाते हैं, उससे राजस्व वसूला जाता है और उनको छूट दी जाती है, तो फिर इस नशा उन्मूलन के प्रचार पे क्यों खर्च कर रही है भाई सरकार? आप क्या समझते हैं इससे कि सरकार ये चाह रही है कि नशा बंद हो जाए? नहीं, नशा बंद होगा तो गाली गलौज बंद होगी, गाली गलौज बंद होगी तो दुश्मनी बंद होगी, लोगों में दुश्मनी बंद हो जाएगी तो मर्डर हत्या बंद हो जाएगी। सरकार ये चाहती है कि आम आदमी इतनी हरकतें करे, वो इस तरीके से काम करे कि वो 24 घंटे सरकार के सामने जी हजूर कह का हाथ जोड़े खड़ा रहे, उस पर मुकदमे लगते रहें। अगर लोग सुधर जाएंगे तो मुकदमे किसके होंगे? मुकदमे नहीं होंगे तो वकीलों की ज़रूरत नहीं है, मुकदमे नहीं होंगे तो जज की ज़रूरत नहीं, जेल की ज़रूरत नहीं। क्यों जी? तो ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, सरकार की मंशा नहीं होती। और अगर आप तुलनात्मक अध्ययन करना चाहते हैं, वर्तमान में जो सरकार चल रही है, जो उसकी योजनाएं चल रही है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आप देख रहे कितनी सारी बेटियां बच रही। पुलिस ये कहती है पोस्टमार्टम भी अपने तरीके से कराए जा रहे कि कुत्ते ने नोच दिया इसको, यानी कि जिंदा आदमी तो सुरक्षित है ही नहीं। अगर आप मर भी जाते हैं तो भी पुलिस ये कहेगा पीछा छुड़ाती है, जैसे पुलिस का काम घंटा बजाने का है। अगर डेड बॉडी पड़ी है उसको कुत्ते नोच रहे, तो आप सरकारों की मंशा, सरकारों का किस तरीके का व्यवहार है इसको सोच सकते हैं आप। बहुत सारी घटनाएं हैं, केरोसिन डाल के जबरदस्ती माँ बाप की अनुमति के बिना जो है रेप पीड़िता की हत्या की जाती है और उसके शव को जला दिया जाए। मैं ये नहीं कहता कि ये इसी सरकार में हो रहा, इसमें बहुत ज़्यादा हो रहा, हर सरकार में होता है जी। क्योंकि सरकार को अपनी सरकार चलाने से मतलब है, उसे देखना है कि जिसकी बेटी के साथ अत्याचार हुआ है उससे मेरी सरकार को कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा। अगर लाखों लोग उसकी आवाज़ उठाते हैं तो फिर उससे लगता है कि मेरी कुर्सी को ये लोग अब खींच रहे हैं। कुर्सी के हिसाब से लोगों का ध्यान दिया जाता है, वैसे नहीं दिया जाता। और मैं एक चीज़ और कहना चाह रहा, शायद ज़्यादा समय ले लिया आपका। समाज को भी ये सोचना चाहिए, अगर मैं ताकतवर हूँ और मेरे साथ कोई घटना घटती है तो लोग तख्तियाँ लेके, बैनर लेके कई कई दिनों तक जो है आंदोलन चला देते हैं। अगर कमज़ोर आदमी, कमज़ोर परिवार की बच्ची के साथ कोई घटना घटती है तो लोग नज़रअंदाज कर दें। इस चीज़ पर लोग ध्यान देते हैं कि मेरे पार्टी का है अपराधी इसलिए नहीं हम बोल लेंगे, मेरी जाति का है इसलिए नहीं हम बोल लेंगे जी। तो रोज़ रोज़ धरने, प्रदर्शन, आंदोलन करने की आवश्यकता तब पड़ती है जब हम समाज को अपने आप ही टुकड़ों में बांटते हैं, ऊंच नीच में बांटते हैं। ये बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है, इतने कम समय में इसको जो है बता नहीं जा सकता। तो मेरा इस पर यह कहना है कि सरकारों का जहाँ तक ताल्लुक है अपराध के संबंध में, सरकार चाहती है कि अपराध हों। अगर अपराध होने बंद हो गए तो सरकार की तो जरूरत ही नहीं भाई, क्या करेगी सरकार पे? अगर कम मुकदमे तय होते हैं, कम मुकदमे पंजीकृत होते हैं, तो उनका मानना यह है कि आपने अपराध के बारे में संज्ञान नहीं लिया। तो अपराध खत्म करना अगर सरकारों का मकसद होता तो वो यूँ कहते भाई अगर एक महीने में पिछले अधिकारी ने 100 मुकदमे तय किए हैं
तो आप 50 करेंगे जब हम आपको बड़े अधिकारी मान लेंगे। ऐसे घटते घटते 0 पे पहुंच जाता है। लेकिन हर अधिकारी ये चाहते हैं, पुलिस वाला भी, उसे पता है कि आपका अपराध नहीं है, वो क्या कहे मेरी मजबूरी है, मुझे खाना पूर्ति करनी पड़ेगी। जब बेटी पैदा हो और उसके जब तक शादी नहीं होती, जी जो व्यवस्था हमने बना रखी है, वैसे तो हम 8-8, 10-10 हाथ वाली देवियों की पूजा करते हैं जी, लेकिन जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उसको भी हम छुपो कर रखे हैं। मेरी बहन मेरे से नहीं बता सकती कि मुझे डायपर चाहिए, मेरी बहन मेरे से उस विषय में चर्चा नहीं कर सकती जो प्राकृतिक है, बिल्कुल, जो प्रकृति ने उसे दिया है। जब वहीं से छुपाना शुरू हो जा, जो उसकी पहली सीढ़ी है, वो मंदिर में नहीं जा सकती, वो 4 का हाथ नहीं लगा सकती, वो घर में रोटियां नहीं पका सकती, जी बस यहीं से विनाश शुरू हो जाता है। ये महिलाओं का पतन है। और खासकर भारत में जहाँ माँ पार्वती की, माँ दुर्गा की, माँ सरस्वती की पूजा की जाती हो, जी, सारी जहाँ देवी माँ देवता ही सरस्वती- यही है भारत में ही। जहाँ माँ सावित्रीबाई फुले को इग्नोर करके इनकी पूजा की जाती हो, उस देश में होगा भी ऐसा ही। इस तरह कुछ कर भी नहीं सकते ये लोग। वैसे हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, लेकिन संविधान जहाँ समानता का अधिकार दे रहा है, स्वतंत्रता का अधिकार दे रहा है, गरिमा का अधिकार दे रहा है, हमने उसको बिल्कुल बाइकआउट कर दिया है। वो बोलेगी नहीं। अगर यहाँ तो इतनी कहावतें हैं कि जिस घर में महिला की चल रही उस घर का तो नाश ही तय है। अगर आपने अपनी पत्नी की बात मान ली और प्याज उसके साथ कटवा दी तो आप गुलाम हो महिला के। पूरी दुनिया महिलाओं से डरती है। महिला इतनी ताकतवर है, जानबूझ को उसको शुरू से ही दबाने की कोशिश की जावे। अगर महिला यानी को कि इस खुला छोड़ पुरुष- दिया जावे, इस इतनी समाज को ये ताकतवर हो खतरा जाएगी। है कि अगर जिस दिन जो है पुरुष प्रधान देश को, समाज को ये खतरा पुरुष है को कि खतरा है। महिला अगर अपने उस पे बराबरी पे आएगी तो शायद हमारा अस्तित्व बहुत खराब ऊपर है खत्म हो महिला। जाएगा। महिला बहुत ऊपर है पुरुष से। पुरुष मर गया और वो प्रेग्नेंट है तो उसको बच्चे को उस जन्म दे सकती है, उस वंश को चला सकती है। पुरुष नहीं कर सकता है। अगर महिला मर गई तो हमने महिलाओं का सम्मान ही खो दिया। तो रश्मि जी, आपका क्या मानना है इसमें कि हम जो ये चुप्पी का एक थोप दिया है लड़कियों पे, तो क्यों हो रहा है ऐसा? उसका रीजन ये है कि जो शादी से पहले जो लड़की है, शादी से पहले कोई लड़की है तो उसे अपने घर वालों की इज्जत बचा कर रखनी है, माँ बाप की, भाई की इज्जत बचा कर रखनी है। अगर उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, वो कहेंगे वो बाहर को चली गई बात, तो उसमें उन्हीं की इज्जत खराब होगी। घर वाले, माँ बाप, भाई सामने डट के नहीं आएंगे। जिसे पता लग रहा है लगने तो हम तेरे साथ हैं, तू हमें बताना तुझे किसने कुछ कहा या किसने परेशान किया। वो चीज़ नहीं है, चुप रह, तुझे कल से स्कूल भी नहीं जाना। तो यानी कि आपका मानना यह है कि अगर शोषण हो रहा है तो शोषण होता रहे, उसको सहते रहो, पर जो है घर वाले अपने सामाजिक चरित्र चित्रण ना खराब हो जाए उस वजह से जो है ऐसा उसको क्यों थोपते है हैं। कि एक इज्जत एक लड़की क्यों बचाती है? शादी के बाद वो ससुराल वालों की इज्जत, लड़की इज्जत है क्या? लड़की इज्जत नहीं है क्या? लड़का अगर कुछ गलत काम कर रहा है, वो इज्जत खराब नहीं हो रही क्या? बिल्कुल नहीं हो हो रही रही। लड़की ने लव मैरिज कर ली, इज्जत खराब हो गई, सारे बदनामी करा दी, मेरे घर वापस आना नहीं, तुझे जहाँ बेदखल कर दिया। बेदखल क्या हो तो ऐसी बेचारी इज्जत बेदखली होती है। और लड़के का क्या है, लड़के कुछ नहीं, वो करके आ गया, बहू को एक्सेप्ट कर लेंगे। ऐसा क्यों है? इज्जत एक लड़की क्यों बचाएगी? इज्जत लड़कियों के सिर पे रखी है क्या इज्जत? बस। तो आपका मैं आखिर में चाहूँगा कि आपका एक क्वेश्चन, एक सवाल क्या होगा इस समाज से और इस बदलाव की ओर की समाज जा सके, तो सरकार की एक सवाल योजना। आपका जो है समाज के प्रति क्या होगा? सरकार की जो योजनाएं हैं उनके भरोसे मत बैठो। जैसे जी। हमारी संस्थाएं हैं, अपना ही है, अपना ग्रुप बनाओ, समाज खुद जाके अपना, हमें अपने आप देखना है। जो हो रहा है बुरा, वो हमारे बच्चों के साथ हो रहा है, जी, वो किसी और के बच्चों के साथ नहीं हो रहा है, तो वो चीज़ हमें खुद देखनी है। तो समाज, लेडीज और जेंट्स, लड़की लड़के, अपने बच्चे को, लड़के को शुरू से ही लड़की की इज्जत करना, वो तेरे समान है। अगर हम बच्ची से घर का काम करा रहे हैं तो बच्चे से भी घर का काम कराओ, उन्हें समान रूप से पालो, तब जाके ये चीज़ें हट सकती हैं।